नमस्कार, स्वागत है आपका एवन न्यूज की इस खास पेशकश में और आपके साथ मैं हूं दीपक व्यास। क्या राजस्थान में कुर्सी के लिए कवायद तेज हो गई है? ये सवाल उठना इसलिए लाजमी हो जाता है क्योंकि इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान में अब राजनीतिक दलों से लेकर दूसरे संगठनों की सक्रियता बढ़ती जा रही है। भाजपा ने जहां अपने प्रदेश अध्यक्ष से लेकर नेता प्रतिपक्ष तक को बदल डाला है, तो वहीं कांग्रेस के बड़े नेता संभाग के दौरों के बाद जिलों में पहुंचने की तैयारी में जुट गए हैं। इसी बीच राजस्थान के कई हिस्सों के दौरों के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जल्द ही बीकानेर दौरे का कार्यक्रम भी बन सकता है। वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के निशाने पर रहने वाले संगठन यानी कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख डॉक्टर मोहन भागवत भी जयपुर दौरे पर है। लिहाजा आज चर्चा इसी मुद्दे पर कि क्या ये पूरी कवायद कुर्सी की है। और इसी मुद्दे पर चर्चा के लिए हमारे साथ में दो खास मेहमान हमारे स्टूडियो में मौजूद है। हमारे साथ जुड़े हुए हैं आर तिवारी जी जो कि कांग्रेस के नेता हैं और इसके अलावा डॉक्टर चेतन राजपुरोहित जी जो कि बीजेपी के नेता हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है एवन न्यूज में। मैं आपसे चेतन जी इस पूरे कार्यक्रम की शुरुआत करना चाहूंगा। क्या बीजेपी पूरी तरीके से चुनावी मूड में आ चुकी है? जिस तरीके से प्रदेश अध्यक्ष बदला, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष की कमान राजेंद्र राठौड़ को सौंपी गई, अब संघ प्रमुख भी राजस्थान के दौरे पर है। दीपक जी, मेरा स्पष्ट मानना है भारतीय जनता पार्टी पूरे 5 साल तक चुनावी मूड में ही रहती है। कभी ऐसा नहीं होता भारतीय जनता पार्टी में कि चुनाव सर पे आ गए और अपने कागज संभालें, ऐसा कभी नहीं होता। इसका उदाहरण बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले सतीश जी भाई साहब ने 3.5 साल तक एक काम किया था संगठन को मजबूत करने का। आपने विभिन्न संचार माध्यम से देखा भी होगा, पन्ना प्रमुख से लेकर के प्रदेश तक, पन्ना प्रमुख, बूथ अध्यक्ष, बूथ कमेटी, वार्ड अध्यक्ष, वार्ड कमेटी, मंडल अध्यक्ष, मंडल कमेटी, जिला अध्यक्ष, जिला कमेटी, जिला प्रभारी, संभाग प्रभारी, इस प्रकार से एक पूरा संगठन का ढांचा मजबूती के साथ सतीश जी भाई साहब ने 3.5 साल में तैयार किया। ये तो नंबर 1 काम था चुनाव की दृष्टि से और संगठन की दृष्टि से। अब आ गया चुनाव का वर्ष। चुनाव में चूंकि 180 दिन से भी कम समय बाकी रह गया है, तो अब भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस जो है इस बात का है कि 4.5 साल की जो नाकामियां रही है इस गवर्नमेंट की, उनको जनता तक पहले पहुंचाने का जो प्रयास किया गया था उसको रिवाइव करने का काम हम 5 महीने तक इसी काम में हम लगेंगे। और इसी माध्यम से बता रहा हूँ आपको। आपने बताया जामडोली बैठक के बारे में बताया, माननीय भागवत जी आज हमारे पधारे हुए हैं। इसी प्रकार से अभी भी प्रदेश कार्यालय में जयपुर संभाग की बैठक चल रही है, जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बैठक ले रहे हैं। तो इस तरीके से संगठन के माध्यम से, क्योंकि चुनाव में उतरना किसको है? संगठन को उतरना है। ठीक है। और संगठन तब तक सक्रिय नहीं होगा, एक्टिव नहीं होगा, तब तक चुनाव लड़ने के लिए हम नहीं जा सकते, पहली बात। दूसरा, एक लास्ट बात और कहना चाहता हूं, इसके अलावा चुनाव प्रबंधन में भारतीय जनता पार्टी पिछले 1 साल से बूथ मैनेजमेंट से लेकर के ऊपर तक लगी हुई है और उसी कड़ी में हम लोग काम कर रहे हैं। और आज हमारे पास इतना हमने वर्क किया हुआ है 1 साल के अंदर कि हमें एक बूथ की एक चीज पिछले 3 चुनाव की चेतन जी, आपने जो बातें कही उन्हीं से मेरे 2 सवाल और हैं आपसे। मैं आर तिवारी जी का रुख करूं, उससे पहले आपसे इन दोनों बातों का जवाब लेना चाहूंगा। पहली बात तो ये कि आप कह रहे हैं कि सतीश जी ने काम किया, तो फिर बदलाव की बयार क्यों चली बीजेपी के अंदर? चुनाव से ठीक पहले प्रदेश अध्यक्ष क्यों बदला गया यदि आप चुनावी मोड में पहले से ही काम कर रहे थे? तो पहला सवाल मेरा ये। दूसरा बात, आपने खुद ने एक्सेप्ट किया कि जामडोली में बैठक चल रही है, तो आप मान रहे हैं कि संघ की जो बैठकें चल रही है इसका फायदा आपको चुनाव में मिलेगा? सबसे पहले मैं आपको पहला जवाब दे दूं, सतीश जी भाई साहब को हटाया नहीं गया, पहली बात ये। उनका कार्यकाल पूरा हुआ और कोई भी राजनीतिक दल अपनी रणनीति के हिसाब से काम करता है। उसमें भारतीय जनता पार्टी में पद नाम की कोई चीज़ है भी नहीं। भारतीय जनता पार्टी में दायित्व है और ये दायित्व किस कार्यकर्ता को किस समय किस रूप में मिलेगा इसका कोई पता हम लोगों को नहीं होता है। और कार्यकर्ता का चयन, सीपी जोशी साहब हमारे प्रदेश अध्यक्ष बने नए, अभी सतीश जी भाई साहब नेता उप नेता प्रतिपक्ष बने, राजेंद्र सिंह जी राठौड़ नेता प्रतिपक्ष बने। तो समय समय पर रणनीतिक दृष्टि से कोई भी राजनीतिक दल हो, दीपक जी, कोई भी राजनीतिक दल हो, उनका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य जनसेवा। जनसेवा किसके माध्यम से? सरकार के माध्यम से। सरकार कैसे बनेगी? लोकतंत्र में जनता के मत से बनेगी। और जनता का मत प्राप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को जो भी काम करने पड़ रहे हैं या पड़ेंगे
वो सारे रणनीतिक दृष्टि से हम लोग काम कर रहे हैं। ये तो आपका पहली बात का जवाब। दूसरी बात आपने माननीय भागवत जी के बारे में कही। संघ के कार्यक्रम पूरे भारत में सतत रूप से चलते रहते हैं, इनसे चुनाव का कोई लेना देना नहीं होता है। आज जो कार्यक्रम है, ये 3 दिन का जो जन सेवा शिविर लगा है, इसके अंदर माननीय भागवत साहब पधारे हैं, उद्घाटन के लिए पधारे हैं। और संघ के काम, सेवा के काम निरंतर चलते रहते हैं। कभी भी संघ में इस बात का या बीजेपी में इस मामले का नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी चूंकि एक राजनीतिक दल है, और राजनीतिक दल क्या करता है बताओ आप? जन सेवा करता है। जन सेना, मैंने पहले भी बताया आपको, चुनाव में जाना पड़ेगा। संघ क्या करता है? संघ सेवा का काम करता है। केवल संघ का काम है राष्ट्रवाद की सेवा कर रहे हैं। आप भी तो कर रहे हैं कि बीजेपी भी जन सेवा कर रही है, वो भी सेवा दोनों का माध्यम अलग है। बीजेपी राजनीतिक दल है। राजनीतिक दल का क्या काम है? संघ चुनाव नहीं लड़ता है। राजनीतिक दल जनता के बीच में जाता है, जनता की अदालत में जाता है, और जनता की अदालत में ये तय होता है कि कौन सरकार बनाएगा, किसके विधायक बनेंगे, ज्यादा विधायक जीतेगा वो सरकार बनाएंगे। ये सारे फैसला जनता की अदालत करती है, और जनता की अदालत के लिए ही तो हम लोग सारे काम करते हैं। ठीक है, हम संगठन मजबूत कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि संगठन जब तक मजबूत नहीं होगा। मैं एक छोटा सा उदाहरण बताना चाहता हूँ। कांग्रेस का मैं सुन रहा था पहले, जब ये अपने ये मैं नाम भूल गया, पंजाब वाले जो अभी आए हैं, इन्होंने आते ही सबसे पहले कहा था हम संगठन खड़ा करेंगे। लेकिन मैं ज़्यादा, मेरे को कांग्रेस के बारे में नहीं बोलना है, लेकिन मैं न्यूज़पेपर के माध्यम से थोड़ा पढ़ता रहता हूँ हर पार्टी को। तो 2500 ब्लॉक में से केवल 500 ब्लॉक बना पाई। क्यों बना पाई? क्योंकि जिस पार्टी के अंदर मतभेद होते हैं, गुट होते हैं, ग्रुप होते हैं, वहाँ ये काम आसानी से नहीं होता है। दीपक जी, हम लोगों ने आसानी से कर लिया। क्यों कर लिया? कि हमारे अंदर ये चीज़ें नहीं है और ना कभी थी। तो हमारा पूरा संगठनात्मक ढांचा पन्ना प्रमुख से लेकर प्रदेश तक, आप तो जयपुर रहते हैं, आप देख रहे हैं लगातार जयपुर में किस प्रकार की गतिविधियां पिछले 1 साल से राजनीतिक रूप से भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में चल रही है। और हमारा लक्ष्य केवल एक है, राजस्थान की जनता की सेवा करना। जिस प्रकार से 4.5 साल राजस्थान की जनता पीड़ित रही है, भ्रम की स्थिति में रही है, धोखा खाया सरकार के माध्यम से, जो वादे घोषणा पत्र में किए थे, मेरा ये मानना है 5% भी पूरे नहीं। आर तिवारी जी से जवाब ले लेते हैं। आर तिवारी जी ये कह रहे हैं कि बीजेपी तो पूरी तरीके से 365 दिन 5 साल चुनावी मोड में ही रहती है, लगातार काम चलते रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता है। ये बात अलग है कि इनके प्रदेश प्रभारी भी पहले कह चुके थे कि सतीश पूनिया की अगुवाई में ही चुनाव लड़ा जाएगा, उसके बाद में प्रदेश अध्यक्ष बदल दिया गया। लेकिन बदलाव की बयार बीजेपी में भी चल पड़ी, और दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो भी अब संभाग के बाद जिलों के दौरे में जाने की तैयारी में है। तो आप लोग भी चुनावी मोड में आ चुके हैं? दीपक, कोई सा भी राजनीतिक दल जनता के बीच में जाता है उनका मत हासिल करने के लिए, और हम भी जनता के चुने हुए प्रतिनिधि के रूप में कांग्रेस वापस शासन में आना चाहती है। पर अभी जो चेतन प्रकाश जी कह रहे थे, ये इनको खुद को समझ में नहीं आता कि ये अपनी पार्टी के बारे में भी इतना नहीं बोल पाए, और हमारी पार्टी के बारे में कह रहे हैं। हमारे यहाँ 2200 ब्लॉक अध्यक्ष है ही नहीं, हमारे यहाँ तो 400 ब्लॉक अध्यक्ष है। हमारे यहाँ 2200 मंडल हैं। चेतन जी, आप कहते हो मैं रोज अखबार पढ़ता हूँ, हमारे कांग्रेस में ब्लॉक अध्यक्ष 400, मंडल अध्यक्ष 2200। तो आप पूरा पढ़ करके आए। और फिर मैं कह रहा हूँ, ये भारतीय जनता पार्टी का नाम अगर ये रख दे भारतीय मोदी पार्टी तो ज्यादा अच्छा है। केवल मोदी ही पन्ना प्रमुख रहेंगे, मोदी ही वार्ड के प्रमुख रहेंगे, मोदी ही मंडल के प्रमुख रहेंगे, मोदी ही जिले के प्रमुख रहेंगे, मोदी ही है सब कुछ। और ये कह रहे हैं कि सतीश पूनिया जी 3.5 साल तक काम किया। अरे आपके अध्यक्ष जी के बारे में आप प्रवक्ता हो, आपको पता ही नहीं, वो 2.5 साल से ज्यादा रहे ही नहीं, और उनका चुनाव तो जनवरी में पूरा हो गया था। उनका चुनावी कार्यकाल की बात करते हो ना आप चेतन जी, तो उनका कार्यकाल तो जनवरी 2023 में पूरा हो गया था। फिर आपने उनको मार्च तक क्यों रखा? जब जयप्रकाश नड्डा जो आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हिमाचल में अपनी पार्टी को जीत नहीं दिला पाए, उसके बावजूद उनका कार्यकाल बढ़ा दिया जाता है और सतीश पूनिया को हटा दिया जाता है। मेहनत करता है सतीश पूनिया, ले आते हो अब सीपी जोशी को। अरे आपके सीपी जोशी से ज्यादा तो हमारे कांग्रेस के सीपी जोशी ज्यादा जानते हैं, उनको ज्यादा लोग बाग जानते हैं। मेरे से कई लोग पूछने लगे कि भाई साहब ये अपने सीपी जोशी बीजेपी में कैसे चले गए? तो जो इनके जो प्रदेश के अध्यक्ष बने हैं, वो एक बात और बताऊं दीपक, उनका जो राजनीतिक कैरियर शुरू हुआ, जो आज इनके भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान के अध्यक्ष हैं, वो अपने छात्र जीवन में तो हमारे एनएसयूआई किससे जुड़े हुए थे। हमारा छात्र संगठन जो एनएसयूआई है उससे जुड़े हुए थे, और उन्होंने कॉलेज में उपाध्यक्ष का चुनाव लड़ करके जीता। तो जिस पार्टी का अध्यक्ष हमारे
हमारे लक्षण से गए, हमारे जो में, और इनके जो राजेंद्र राठौड़ जी बने हैं वो तो घोर एबीवीपी को हरा करके राजस्थान विश्वविद्यालय में लगातार खुद जीते और दूसरों को जिताया। तो जिस पार्टी का विधायक मंडल का नेता गैर भाजपाई हो और जिस पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष गैर भाजपाई हो, आप बना लो। लेकिन फिर कह रहा हूं दीपक, ये पार्टी मोदी जी के नाम पर अपने आप को पंगु बना चुकी है। मोदी ही उत्तर से दक्षिण, पूरब से पश्चिम केवल मोदी के नाम पे जीत हासिल करना चाहते हैं। नगर निगम में मोदी होगा, चुनाव पंचायत में मोदी होगा, विधानसभा में मोदी होगा और लोकसभा में मोदी होगा। अरे भाई, देश के प्रधानमंत्री का चुनाव हो रहा है क्या विधानसभा के चुनाव में? वो तो राजस्थान के मुख्यमंत्री का चुनाव होगा। और राजस्थान में अब की बार 4.5 साल में भारतीय जनता पार्टी के कितने ही बयानवीर नेता आ जाएं। ये दुर्भाग्य की बात है कि इतना सशक्त, जिनके पास में 87 विधानसभा की सीटें हो, वो राजस्थान में सरकार के खिलाफ एक बड़ा आंदोलन नहीं खड़ा कर पाई। और ये टुकड़े टुकड़े में जमी हुई भारतीय जनता पार्टी, जिसका सर का पता नहीं, पैर का पता नहीं। वसुंधरा जी कभी सतीश पूनिया जी के प्रोग्राम में गई थी क्या? चेतन जी बताओ तो सही। किरोड़ी लाल मीणा आपके सांसद है, आदरणीय सांसद है, कभी भारतीय जनता पार्टी का अनुशासन उन्होंने माना क्या? वो वन मैन आर्मी रहे, उन्होंने कभी आपकी पार्टी के आदेश को माना ही नहीं। वो लगातार अकेले आंदोलन करते रहे और जब आंदोलन फेल होते रहे तो उन्होंने सतीश पूनिया जी पर ठीकरा फोड़ दिया कि सतीश पूनिया हमारी मदद नहीं करते हैं। तिवारी जी, ये तो इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला रहा, लेकिन आपको लगता है कि जो आपकी योजना है उनके बूते आप चुनाव में जाएंगे तो जीत हासिल होगी? कह रहा हूं कि हम राजस्थान में जननायक अशोक गहलोत की सरकार ने अब की बार 4 साल में, जिसमें दुर्भाग्य से 2 साल तो हमने कोरोना में खोए, पूरे देश में कोरोना के कारण से सारी अर्थव्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई, आम आदमी का जनजीवन समाप्त हो गया। उसके बावजूद अशोक गहलोत ने अब की बार शासन की जगह सुशासन, और सुशासन से भी आगे हमने राजस्थान में रहने वाले प्रत्येक बुजुर्ग हो, नौजवान हो, महिला हो, छात्र हो, हमने उनको सामाजिक सुरक्षा देने का वादा किया था और हमने वादे पर हम खरे उतरे। अभी 4 दिन पहले आपने देखा होगा कि देश में पहली बार कोई राज्य, और अकेला राज्य, पहली बार नहीं, अकेला राज्य है राजस्थान, जहां आम आदमी को हमने बिल्कुल आपने आरटीएस स्वास्थ्य का हमने आरटीएस बिल लागू करा और केवल हमने थोपा। अच्छा, एक सवाल और है मेरा। ये कह रहे थे कि संघ का काम अलग होता है, काम सेवा का ही है, लेकिन उसका काम अलग है और हमारा काम अलग है। लेकिन आपको लगता है कि जैसे संघ प्रमुख आज जयपुर आए हैं, उनका कार्यक्रम चल रहा है, तो उनका फायदा मिलेगा? यही मैं कह रहा हूं दीपक भाई कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी टुकड़े टुकड़े भारतीय जनता पार्टी पे बटी हुई है। ये जानते हैं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जानते हैं, इनके चाणक्य शाह साहब भी जानते हैं। इसलिए भागवत जी को कई बार आना पड़ा और ये कह रहे हैं कि आरएसएस वाले समाज के कल्याण का काम करते हैं। तो भाई आरएसएस वाले फिर आपको सपोर्ट क्यों करते हैं? कल मैंने रामनवमी, कल जो हनुमान जन्मोत्सव का जुलूस निकले, रामनवमी पर कोई भी जुलूस निकलता है, मैं कह रहा हूं आरएसएस को आपको यहां आकर के संबल देना पड़ रहा है, क्योंकि आपका राजनीतिक संगठन, मातृ संगठन तो आपका आरएसएस है। उसमें से आप कभी नरेंद्र मोदी को भेज देते हो, कभी लालकृष्ण आडवाणी को भेज देते हो, कभी किसी को भेज देते हो और कहते हो हम तो हमारा राजनीति से लेना देना नहीं। फैक्ट्री है वो, भारतीय जनता पार्टी की फैक्ट्री है, उसमें प्रोडक्शन निकाल करके किसी को मुख्यमंत्री बना देते हैं, किसी को। चेतन जी, इसका जवाब देना चाहेंगे आप? आरोप है सीधा। बिल्कुल 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 दूंगा, मैं क्यों नहीं दूंगा जवाब। सबसे पहले तो हमारे कांग्रेस के मित्र तिवारी जी ने एक बात कही, कांग्रेस के बारे में बात कही कि मंडल अध्यक्ष हमारे होते ही नहीं है। अरे तो एक सेकंड बीच में, मेरी आदत नहीं दीपक जी कभी बीच में बोलने की, मैं बोलता भी नहीं हूँ। मंडल अध्यक्ष इनके यहाँ नहीं होते हैं, ब्लॉक होते हैं। ठीक है, मैं गलत हूँ सही हूँ, घर जाके तिवारी जी चेक कर लेंगे, पहली बात। दूसरी बात ये है, ये हमारा सौभाग्य है कि हमारा विपक्षी दल हमारे प्रधानमंत्री जी का नाम ले रहा है, और ये विपक्षी दल ये दावा कर रहा है, ये देश के प्रधानमंत्री, देश के, मैं बात तो सुन लीजिए, थोड़ा सा धैर्य रख लीजिए। मैं बीच में नहीं बोलता, मैं आदत में भी नहीं है मेरे। क्या होता है दीपक जी, फ्लो टूट जाता है। अब यह हमारा सौभाग्य है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में हमारे कांग्रेस के मित्र ये करें कि वो आप उनके नाम से चुनाव लड़ते हैं। क्यों नहीं लड़ेंगे हम?
आप भी लड़िए राहुल गांधी के नाम से राजस्थान में चुनाव, मांगिए वोट राहुल गांधी के नाम से, आपको कितने वोट मिलते हैं। और मैं तो कहता हूँ राहुल गांधी जी को बिल्कुल प्रचार के लिए राजस्थान लाइए और पूरे 200 विधानसभा क्षेत्रों में उनका भाषण करवाइए, उनके आम सभाएं कराए, हम स्वागत करेंगे उसका, क्यों नहीं करेंगे। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष है, अभी नहीं है, लेकिन पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष है, बड़े राज परिवार से आते हैं और पारिवारिक पृष्ठभूमि आपके कांग्रेस में वैसे भी बहुत मजबूत है, तो आना चाहिए। अब आता हूँ मैं तीसरी बात। अभी भाई साहब ने कहा आरटीएच के बारे में बताया, सबके बारे में बताया। मैं ये मानता हूँ कांग्रेस ने घोषणाएं बहुत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है दीपक जी, लेकिन होती कैसे अध्ययन नहीं करते पहले। हमेशा नियम है सरकार का कि अगर कोई जैसे ओपीएस लागू की तो ओपीएस के लिए इनको यही पता नहीं था कि ओपीएस का पैसा आएगा कहाँ से। आपको जोरदार चीज बता रहा हूँ बहुत में, केवल जनता की वाहवाही लूटने के लिए ओपीएस की घोषणा कर दी। अरे एक 56 एक मिनट ऐसे मत करो पेंशन स्कीम को लागू कैसे किया जाए इसके लिए तैयारी करो। आप हमारे आपके पंच क्यों हो रहा है, पंच क्यों हो रहा है, आप झूठ पे हो इसलिए पंच हो रहा है। मैं तो नहीं बोलता हूँ, आपका झूठ पकड़ा जाता है ना, झूठ पकड़ा जाता है तो बीच में बोलते हैं, झूठ पकड़ा जाता है तो बीच में बोलते हैं झूठ। मैं बार बार कह रहा हूँ, बात सुनिए, आपका झूठ पकड़ा जा रहा है। राजस्थान की जनता को झूठ पता चलना चाहिए दीपक जी, पता चलना चाहिए। राजस्थान की जनता को गुमराह कर रहे हैं ये लोग, और ये गुमराह करने के लिए ये बीच में बोलते हैं इस तरीके से ताकि जनता को सही चीज जाए नहीं। मैं बार बार कह रहा हूँ इन्होंने अध्ययन किया होता, मैं अभी भी कह रहा हूँ आपको दीपक जी, अभी भी कह रहा हूँ, अगर इन्होंने कमेटी बनाई हुई थी, आज भारत में जितनी भी राज्य सरकारें ओपीएस लागू करना चाहती है, चाहे कांग्रेस की ओर चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, सभी पहले सब समिति बना रहे हैं। समिति क्यों बना रहे हैं कि उसका अध्ययन करेंगे, प्लस माइनस देखेंगे, बजट का प्रावधान देखेंगे, किसको देना है किसको नहीं देना है ये तय करेंगे, रूल्स रेगुलेशन बनाएंगे। मैं आता हूं आपके ऊपर ओपीएस के अंदर। ओपीएस में 447 क्वेरी फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास राजस्थान सरकार के विभिन्न डिपार्टमेंटों से जा चुकी है, जिनका रिप्लाई नहीं आ रहा है, कि रिप्लाई देने की स्थिति में नहीं है, पैसा नहीं है इनके पास, केवल घोषणा करके काम। अब 4.5 साल तक ये नींद में सोते रहे और इस 6 महीने में घोषणा करके ये चाहते हैं कि हम चुनाव जीत जाएं। राजस्थान की जनता मूर्ख नहीं है, ये घोषणाएं कोई जमीन धरातल पे लागू होने वाली नहीं है, क्योंकि इनके ना तो इनके पास समय है ना इनके पास नियत है। 18 परीक्षाएं राजस्थान के अंदर लीक होगी, कौन जिम्मेवार है इसके लिए? ठीक है, एक सेकंड, डॉक्टरों की हड़ताल हुई, मैं बताऊं डॉक्टरों की हड़ताल में किसका बिगड़ा? मंत्री का नहीं बिगड़ा, विधायक का नहीं बिगड़ा, सरकार का नहीं बिगड़ा उन परिवारों का जिनके बच्चे, जिनके परिवार का एक आदमी दुनिया से चला गया इस हड़ताल के अंदर। कौन जिम्मेवार है इसके लिए? क्या सरकार जिम्मेवार नहीं है डॉक्टरों की हड़ताल के लिए? जो समझौता अभी किया वो समझौता 16 दिन पहले भी हो सकता था दीपक जी, क्यों नहीं हो सकता? जवाब ले लेंगे इनसे, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद भी दो खास मेहमान भी स्टूडियो में मौजूद हैं। हम रुक करते हैं आर तिवारी जी का, जो कि कांग्रेस के नेता हैं। आर तिवारी जी, आपने सुना चेतन जी को, ब्रेक पर जाने से पहले वो कह रहे थे कि आपने घोषणाएं बहुत करी है और उन्हीं घोषणाओं के बूते आप जो चुनाव में जाना चाहते हैं, चुनाव लड़ना चाहते हैं, चुनाव जीतना चाहते हैं, दूसरी बार सरकार रिपीट करना चाहते हैं। लेकिन बड़ा सवाल यही है, आरोप आप लोगों पर यही उठता है कि बिना किसी तैयारी के आप लोगों ने घोषणाएं लागू की है। आप जैसे उदाहरण के तौर पर आप आरटीएच की बात ही कर लीजिए, प्रसादी लाल मीणा जी कहते हैं पूरे देश में जो आरटीएच का मॉडल है, गहलोत मॉडल, वो लागू होना चाहिए। लेकिन आरटीएच पर सवाल ये भी उठता है कि आपने इतने दिन तक जो वार्ता का दौर था डॉक्टर्स के साथ, वो क्यों नहीं किया? दीपक, मैं फिर कह रहा हूं, जो आरटीएस का बिल के ऊपर चिकित्सा कर्मियों ने साइन किए, जो संगठनों ने साइन किए, उनमें कहीं कोई लाइन नहीं खींची। हमने तो पहले कह दिया था कि 50 बेड से तक के हॉस्पिटल इस चिरंजी इस आरटीएस में नहीं आएंगे। वो का ही वही हुआ, जो निजी चिकित्सालय विश्वविद्यालय उन्हीं पे लागू होगा। सवाल है कि जब राजस्थान का जननायक अशोक गहलोत जब ये कहता है कि आरटीएस बिल हम अकेले नहीं लाए थे, देश में राजस्थान में केवल कांग्रेस की सरकार है जो हर मुद्दे पर पक्ष और विपक्ष दोनों को साथ रखती है। आरटीएस बिल में इनके पूर्व चिकित्सा मंत्री जो आज इनके सदन के नेता हैं राजेंद्र राठौड़ जी ने आप जो कुछ ऑब्जेक्शन किए थे हमने उसको शामिल किए। जो इनके तत्कालिक जो विपक्ष के नेता थे कटारिया साहब, उन्होंने कहा इसको प्रवर समिति में भेज कर इसकी तैयारी करवाई, हमने प्रवर समिति में भेजा। कालीसर सराफ जो इनके पूर्व चिकित्सा मंत्री थे, उन्होंने जो सुझाव दिए हमने शामिल किए। लेकिन सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए चिकित्सक जो इनके हेड थे, जो आम आदमी की चिकित्सा सेवा फ्री में नहीं करना चाहते थे, जिनको लग रहा था हम पैसे हमारे डूब जाएंगे, हम तो पैसे कमाने के लिए तो हैं,
और ये चिकित्सा सेवा सेवा भाव है, ये पेशा नहीं है कि आप इसको लाभ और हानि से देखते हो। लेकिन इन्होंने भड़काया और इन्होंने आंदोलन को खींचा। लगातार हम कहते रहे भाई टेबल पे आ जाओ, बात कर लो, अभी तक नियम नहीं बने, आप जो संशोधन कराओगे तैयार है, लेकिन लगातार कहते रहे नो आरटीएस, टेबल पर तभी आएंगे नो आरटीएस। और जब उनको लगा कि जनता इनके खिलाफ हो रही है, आम आदमी के लिए आरटीएस, इसमें कोई पेशेवर या कोई एलिट ग्रुप के लिए नहीं है, आम आदमी को चिकित्सा का अधिकार मिलना चाहिए, ये है मंशा अशोक मान लिया, गहलोत की। आपकी मंशा भी मान ली, लेकिन तिवारी जी आरोप आप लोगों पर ये अकेले आरटीएच की नहीं किया, अभी ओपीएस की बात भी इन्होंने की, जिक्र किया, कई योजनाओं का जिक्र किया कि बिना तैयारी के चुनावी साल में आनंद फानंद में लेके आ रहे हैं और उसी के बुत आप चुनाव जीतना चाहते हैं। मैं दीपक आपसे कहना चाहता हूं, देश में जब पहली बार बजट में ओपीएस की घोषणा करी अशोक जी ने, तो केंद्र सरकार बिल बुलाई थी, ये सीतारमण जी कह रहे थे पैसा कहां से आएगा, हम नहीं देंगे, ये नहीं देंगे। आज केंद्र सरकार को क्या जरूरत पड़ गई, उन्होंने क्यों पेंशन स्कीम लागू करने के लिए कमेटी बनाने की बात करी। जहां कर्नाटक में चुनाव हो रहा है, जहां इनका भारतीय जनता पार्टी का शासन है, वहां के अधिकारी तो राजस्थान के अधिकारियों से राय मशविरा करके गए। अशोक गहलोत जी ने कहा था आम आदमी का अधिकार है, 60 साल के बाद में जो सरकार का कर्मचारी, चाहे केंद्र का हो चाहे राज्य का हो, वो अगर अपने घर में जाता है तो उसको कहीं ना कहीं सहारा मिलना चाहिए, नहीं चाहिए। और इसलिए कहा था कि प्रधानमंत्री जी आपको ओपीएस लागू करना पड़ेगा, और उनको अब राह दिख रही है, क्योंकि अब चुनावी तंत्र मजबूत हो गया कांग्रेस का। उनको लग रहा है राजस्थान में हम कैसे जीतेंगे, आने वाले लोकसभा के चुनाव में कैसे जीतेंगे। और फिर कह रहा हूं, अशोक गहलोत जी ने जो देश को एक नई राह दिखाई है, आरटीएस लगा करके आम आदमी का चिकित्सा का अधिकार जो दिया, और 25 लाख रुपए भूतों न भविष्यति, ये कह रहे हैं हम प्लानिंग हम जमीन पे नहीं लाएंगे। अरे ये सारी योजनाएं जमीन पर 1 अप्रैल से लग गई हैं। आपके घर में भी अगर कोई बीमार हो तो आप चिकित्सा लेने जाना, 25 लाख रुपए तक की चिकित्सा फ्री, और साथ में अगर दुर्घटना हो जाएगा तो हम 10 लाख रुपए सरकार उनके घर पे पहुंचाएगी। ये धरातल पर है। आरटीएस लग गया 1 अप्रैल से, हमने 100 यूनिट फ्री 1 अप्रैल से लागू किए। आपके अगली बार बिल आएगा 0 बिल आएगा अगर आप 100 यूनिट तक जला रहे हो। मैं कह रहा हूं दावे से, आप दुकान में रहें कहीं भी रहें, हम महिलाओं को, हमने आधी आबादी को 1 अप्रैल से पूरे राजस्थान में, राजस्थान की रोडवेज की बसों में आधे दामों पर उनका आने जाने का हमने कहा है 1 अप्रैल से लागू हो गई है। आपको जानकारी, आरटीएच के दायरे में बहुत कम हॉस्पिटल आ रहे हैं जयपुर के भी। धीरे देखो, कोई भी कानून हॉस्पिटल है, 3 या 4 हॉस्पिटल होंगे, मैं यही कर रहा हूं। तो लेकिन अब धीरे धीरे बढ़ जाएगा। एक बार कानून बनता है, उसके बारे में विसंगतियां और भ्रांतियां फैलती है। जब लोगों को लगेगा, उन प्राइवेट हॉस्पिटल को लगेगा कि हमने ऑटो अप्रूवल कर दिया है, लगता है भाई सरकार में बिल कैसे भेजेंगे, पैसा 1 महीने में आएगा, 4 महीने में आएगा। लेकिन हमने इसको ऑटो अप्रूवल किया, जैसे बिल जाएगा उसके खाते में पैसा आएगा। तो जैसे पता लगेगा कि सरकार की मंशा ठीक है, रीपेमेंट ठीक हो रहा है, तो दूसरे चिकित्सालय भी आएंगे। मैं कह रहा हूं पहल अच्छी होनी चाहिए, आपकी मंशा अच्छी होनी चाहिए, आम आदमी को चिकित्सा, स्वास्थ्य का और शिक्षा का मतलब मंशा से वोट मिल जाएंगे आपको, है ना। देखो, कांग्रेस वो पार्टी है जिसका 137 साल का इतिहास। सवाल ये नहीं है कि हम जीतेंगे या हारेंगे, आम आदमी की सेवा भाव होना चाहिए, सरकार किसी भी पार्टी की हो। अगर जनता को सेवा देने के मामले को, अगर ये रेवड़ियां बांटने की बात करते हैं देश के प्रधानमंत्री कि पैसे रेवड़ियां बांट रही है, तो हम रेवड़ियां बांटेंगे। हम 1 करोड़ लोगों को 1 अप्रैल से 750 की जगह दीपक हम दे रहे हैं 1000 रुपया महीना। जो 55 साल की महिला है या 60 साल का पुरुष है, 1 करोड़ लोगों को दे रहे हैं। हम किसानों को 2000 यूनिट पर मंथ फ्री दे रहे हैं। बिल्कुल घोषणाएं, बहुत घोषणाएं करी आपने। उसके बाद में बजट के रिप्लाई में भी बहुत सारी घोषणाएं हो गई, उसके बाद भी कई घोषणाएं हो गई। मैं चेतन जी आपका रुख करना चाहूंगा। आप कह रहे हैं कि जो कांग्रेस सरकार चुनाव से पहले जो घोषणाएं कर रही है, घोषणाजीवी भी आप लोगों ने इनको बता दिया, लेकिन आप लोगों को लगता है कि जिन घोषणाओं के ऊपर आप सवाल खड़ा करते हैं उनको आप मुद्दा नहीं बना पा रहे चुनाव में, और आप लोगों को प्रधानमंत्री मोदी के फेस को आगे रखकर चुनाव लड़ना पड़ेगा। अभी आपने खुद ने भी कहा। मैं आपको 5 तारीख का न्यूज़पेपर की एक समाचार बताता हूँ, ताज़ा बिल्कुल, आज 7 तारीख है। 500 रुपये सिलेंडर की जो घोषणा की है, वित्त विभाग ने उसके ऊपर आपत्ति लगा दी है।
ये 5 तारीख का अखबार है, आप सभी लोग जाकर के पढ़ सकते हैं। जिस घोषणा का 1 अप्रैल से लागू होना है, वित्त विभाग आपत्ति लगा देता है। इसका मतलब क्या हुआ है? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने पहले किसी भी एजेंसी से, किसी भी सिस्टम से चर्चा तक नहीं की है। चर्चा की होती तो आज कैसे वो वित्त विभाग उस फाइल के ऊपर आपत्ति लगा सकता था? पहली बात। दूसरी बात आता हूं मैं आपके इसके पीएम के फेस पे पीएम के फेस में तो हमारे पास चेहरा है मोदी जी का। मोदी जी ने काम किया भारत के अंदर और हमें गर्व है। तो आप सरकार के जो आप 5 साल से राजस्थान में 4.5 साल से कांग्रेस की जो सरकार काम कर रही है, जिसकी घोषणाओं पर, योजनाओं पर आप सवालिया निशान खड़ा करते हैं, तो क्या आप उसका मुद्दा नहीं बना पा रहे? इसलिए पीएम को विधानसभा के चुनाव में भी पीएम का फेस आप अगला रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। केंद्र सरकार ने, चूंकि 5 साल हमारी राजस्थान के अंदर सरकार नहीं थी, तो राजस्थान सरकार की नाकामियों को जनता तक ले जाएंगे और केंद्र सरकार की उपलब्धियों को ले जाएंगे। अरे नाम तो और उसी उपलब्धि, हाँ उसी पे बता रहा हूँ, उसी पे आ रहा हूँ, अरे उसी पे आ रहा हूँ, देखो फिर भी उसी पे आ रहा हूँ मैं। अभी आपने लिया माननीय मोदी जी, प्रधानमंत्री जी बीकानेर आ रहे। बीकानेर पता है क्यों आने की संभावना है उनके? क्योंकि अमृतसर से जामनगर के लिए जो सुपर एक्सप्रेस हाईवे बनकर तैयार हुआ है, रिकॉर्ड समय के अंदर बनकर तैयार। अगर किसी के आप लोगों के पास समय हो तो मेरी एक निवेदन है, कम से कम उस पर 10-20 किलोमीटर चल के देखें। चेतन जी एक मिनट, मैं बीच में रुकूंगा। प्रधानमंत्री ने उस हाईवे का भी उद्घाटन किया जो दिल्ली से मुंबई तक पूरा बना नहीं है, और दौसा में उसका उद्घाटन बिल्कुल बिल्कुल। ये जो हाईवे पूरे बन रहे हैं, ये पूरे कंप्लीट 1300 किलोमीटर का काम चल रहा है। जो ब्लॉक हमारे पूरे हो गए हैं, चाहे 200 किलोमीटर का है, चाहे 300 किलोमीटर का है, जो ब्लॉक हमारा पूरा हो गया है, उस ब्लॉक का उद्घाटन हम कर रहे हैं। क्यों नहीं करेंगे उद्घाटन? जनता को पता भी चलना चाहिए। जैसे अब मैं बता रहा हूँ कांग्रेस सरकार की, मैं बार बार कहता हूँ 4.5 साल तक अगर ये काम कर लेते तो 6 महीने में आज इनको रातों रात घोषणाएं नहीं करनी पड़ती, धीरे धीरे करते। आज 1 अप्रैल से जो लाभ मिलने वाला है, जैसा मैं दावा कर रहे हैं कांग्रेस के प्रतिनिधि हमारे मित्र, ये लाभ 4 साल पहले नहीं मिल सकता था दीपक जी, अगर घोषणा कर देते। क्योंकि अब चुनावी है, 6 महीने बाद चुनाव होने वाले हैं। लेकिन देना नहीं है, देना तो उद्देश्य ही नहीं है, देना तो उद्देश्य ही नहीं है, देने का मानस भी नहीं है दीपक जी, देने का मानस ही नहीं है, देने का मानस तो है ही नहीं। 500 रुपए सिलेंडर घोषणा कर दी, आपत्ति लगा दी। अरे हम दे रहे हैं लेट सही, लेकिन आप हमारा दीजिए, हम स्वागत करेंगे, हम स्वागत करेंगे, आप दीजिए, हम स्वागत करेंगे। लेकिन आप गैस सिलेंडर में आपकी आपत्ति लगा दी, वित्त विभाग ने परसों लगा दी। अरे वो तो मिलेगा। हम 77 लाख परिवारों को 500 रुपए में, जिन उज्ज्वला योजना के नाम पे आपने वाहवाही लूटी थी ना चेतन जी, कि मेरी माँ बहनों की आंखें फूट जाती है, मेरी माँ बहनों की आंखों में आंसू, ये जनता की अदालत तय कर रही है। 1150 कर दिए, 19 में तय किया, 5 राज्यों के चुनाव में तय कपड़े किया। सूखते हैं उन माँ बहनों के, लकड़ी के गट्ठर लगाती है। इसलिए जननायक अशोक गहलोत, मैं 500 रुपए में सिलेंडर दूंगा। अधिकारी क्या है? मुख्यमंत्री से बड़ा है क्या अधिकारी? अगर कहीं गलती की तो वो अधिकारी उस जगह से जाएगा, वो टर्मिनेट होगा। राजस्थान सरकार जो जनता को, गरीब की सेवा करना चाहती है, उसमें अधिकारी चाहिए। गरीब की सेवा 6 महीने में क्यों याद आई है? ये मेरा प्रश्न ये है, 4.5 साल तक क्यों नहीं याद आई? 4.5 साल तक गरीब की सेवा याद क्यों नहीं आई? मेरा प्रश्न सीधा सीधा एक है। करोड़ों दर्शकों को मैं कहना चाहता हूँ, राजस्थान इकलौता राज्य होगा जहां उज्ज्वला योजना से जो सिलेंडर मिले माँ बहनों को, हम 500 रुपए में देंगे 1 अप्रैल से। ये बाजार मैं ठोक करके कह रहा हूं। अप्रैल के बाद में जो सिलेंडर आएगा, पूछ लेना चेतन जी आपके इलाके में कि उनके घर में 500 रुपए का सिलेंडर आया है नहीं आया। मैं तो कह रहा हूं, बहुत बहुत शुक्रिया चेतन राजपुरोहित जी और साथ में आर तिवारी जी, आप दोनों हमारे साथ जुड़े, आप हमारे स्टूडियो में आए और इस मुद्दे पर चर्चा आपने हमारे साथ की। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर मामला यही है कि बीजेपी का कहना है कि जो प्रधानमंत्री मोदी का फेस है उसके आधार पर तो चुनाव लड़ेंगे, साथ में जो कांग्रेस सरकार की नाकामी है उसको सामने लेकर आएंगे। जबकि कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बीते 4.25 साल के कार्यकाल में ऐसी महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं जिसके बूते हम एक बार वापस से राजस्थान में सरकार बनाने जा रहे हैं। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।